हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के जो बाद टॉपिक है जो बताए थे आप लोग को वेव ऑप्टिक्स में जो हमको पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक हमको पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड थर्ड है मेरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहला मेरा क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है उसको हम समझते हैं। लाइट का इंटरफेरेंस कहते हैं इफ टू और मोर लाइट वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, मीन्स हम कह सकते हैं एक वर्ड में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो या दो से अधिक लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है तो उसका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और लाइट का यह फेनोमेनन क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मीन्स जब दो या दो से अधिक लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां पे एक टर्म आया है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। व्हाट इज सुपरपोजिशन? हम देखते हैं सुपरपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होता है, जैसे सुपरपोजिशन किस तरह से करता है तो हम यहां पे देख लिया, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है S1, दूसरा ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है S2। यहां पे कोई भी पॉइंट P है, यहां से लाइट रे यहां आया, यहां से लाइट रे यहां आया, ये इस तरह से ट्रेवल करते हुए जा रहा है। फिर यहां से लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करते हुए जा रहा है और यहां पे सुपर इम्पोज करके बाहर निकलेगा लाइट रे। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें 1 वेव 2 वेव 3 वेव, यहां भी 1 2 3, मीन्स दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा मेरा क्या होगा? 0 होगा। मीन्स यहां से यहां तक भी 3 लैम्डा है और यहां से यहां तक भी मेरा कितना है? 3 लैम्डा है। अगर हम इसके बीच का पाथ डिफरेंस निकालें तो 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 होता। अगर ऐसा होता कि अगर और ये थोड़ा सा यहां से आता मेरा ये वेव, मीन्स इस तरह से जाता, तब ये मेरा इसका पार्ट डिफरेंस हो जाता, ये 4 लैम्डा हो जाता, तब उसके बाद पार्ट डिफरेंस हो जाता 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। तब यहां से वेव जो निकलता इस तरह से निकलता और ये मेरा डिस्टेंस क्या होता? लैम्डा होता। हम देखते सुपरपोजिशन क्या होता है। दिस इज द सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? कहता है इफ 2 और मोर progressive wave, if 2 or more progressive wave traveling in a medium such that the resultant displacement is given by the
given by the algebraic sum of individual is called superposition of wave या सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। क्लियर है? मीन्स जब दो या दो से अधिक लाइट वेव एक मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलजेब्रिक सम से दिया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आ गया है मेरा प्रोग्रेसिव वेव। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा? मीन्स हमको इंटरफेरेंस को समझने के लिए सुपरपोजिशन और प्रोग्रेसिव वेव को जानना जरूरी है। मीन्स इंटरफेरेंस में दो वर्ड आ रहा है, पहला क्या आ रहा है? सुपरपोजिशन। जब हमने सुपरपोजिशन पढ़ा तो उसमें आ रहा है प्रोग्रेसिव वेव। तो मीन्स इंटरफेरेंस में दो चीज मिक्स है, फर्स्ट इज सुपरपोजिशन एंड सेकेंड इज प्रोग्रेसिव वेव। हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं if the phase of a vibrating particle changes continuously is called progressive wave। तो उसमें फेज क्या होता है, हम फेज को देखेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं if the फेज को फाइ से डिनोट करते हैं ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेज continuously is called progressive wave। प्रोग्रेसिव वेव। अब हम प्रोग्रेसिव वेव बना रहे हैं। ये मेरा हम यहां पे बनाया, ये यहां से ऐसे गया ऐसे, दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। अगर दूसरा प्रोग्रेसिव वेव हम यहां पे बनाए ऐसे, ये यहां से यहां गया फिर ऐसे गया, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव वेव। अगर हम तीसरा देखें, अगर कोई कंप्लीट वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। और ये अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं और ये डिस्टेंस मेरा लेमडा बाय 2 हो जाता। मीन्स एक कंप्लीट वेव का फॉर्मेशन होगा तब वह प्रोग्रेसिव वेव होगा। आप देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल, फुल साइकिल, ये कंप्लीट वेव है। यहाँ पे 2 वेव है, यहाँ पे 1.5 वेव है। मीन्स वेव फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट वेव होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये लेमडा होता है। और टोटल डिस्टेंस के लिए, लेमडा डिस्टेंस के लिए फेज एंगल जो होता है मेरा 2 पाई होता है। क्लियर है? लेमडा डिस्टेंस के लिए फेज एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है। अगर हमने लेट कर लिया, यहां तक कोई पार्टिकल आया और ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस है और यहां का फेज फाई है, ये फाई होगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। मीन्स फेज एंगल जो होगा मेरा, फेज एंगल चलेगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। फाई को कहते हैं हम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ये मेरा फेज एंगल होगा। अगर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फेज एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे फेज एंगल पाई, फिर पाई, फिर पाई, फिर पाई, टोटल फेज एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 2 पाई 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। मीन्स फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला आया कैसे? तो ये फॉर्मूला आया कैसे जरा सा आप देखो। अगर हम यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक अभी हम बोले थे, ये जो मेरा लेमडा डिस्टेंस है
तो लेमडा डिस्टेंस के लिए फेज एंगल 2 पाई है, मींस यहां से यहां तक का फेज एंगल मेरा कितना है 2 पाई। लेमडा डिस्टेंस के लिए फेज एंगल 2 पाई, तो यूनिट डिस्टेंस के लिए क्या होगा 2 पाई बाय लेमडा। क्लियर है। अब ये पार्टिकल चल करके यहां आया है, इस डिस्टेंस पे आया है, ये x डिस्टेंस हमने लेट कर लिया, तो x डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू x, और x डिस्टेंस के लिए जो फेज एंगल है मेरा फाई लेट कर लिया, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 पाई बाय लेमडा इंटू x। दिस इज द फेज डिफरेंस। क्लियर है। प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं इफ द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अगर वन कंप्लीट वेव जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वह पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं, क्या है कि हमने देखा कि इंटरफेरेंस को समझने के लिए दो चीज की जरूरत है, सुपरपोजिशन और प्रोग्रेसिव वेव। तो सुपरपोजिशन किस वेव का होगा, प्रोग्रेसिव वेव का होगा। जब प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन होगा तब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सुपरपोजिशन के कारण जो होता है वही फेनोमेनन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब प्रोग्रेसिव वेव आपस में ओवरलैप करता है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट का यह फेनोमेनन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा था, redistribution of energy due to superposition of two or more progressive wave traveling in a medium. This phenomenon of light is called interference of light. अब हम यहां पे देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जानना है, क्या कि प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को ही सुपर इंपोज करवाना है। तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, हम यहां पे ऐसे कर लिया, ये मेरा x x डैश पोजीशन है, ये y y डैश पोजीशन है। कोई भी पार्टिकल a से चल करके b पॉइंट पे आया है और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से मिला दिया, ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट y है, तो y अगर हम निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा, और यहाँ से यहाँ का एम्पलीट्यूड a है तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा a साइन थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये भी एक इक्वेशन होगा। क्लियर है। देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर दूसरा अगर हम डायग्राम देखें, ये कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ये x x डैश, ये है मेरा y y डैश, ये मेरा यहाँ से a से यहाँ पे b का जो बीच का एंगल होता है, दिस इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये पार्टिकल जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, ये मेरा a डैश से b पे गया है ओमेगा स्पीड से, तो ये जो मेरा एंगल है दिस इज फाई, दिस एंगल इज इक्वल टू फाई। क्लियर है। तो यहां से यहां तक का एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर है। ये एंगल क्या होगा मेरा, ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये जो मेरा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस y, दिस डिस्टेंस इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस अभी हम पढ़े थे 2 पाई बाय लेमडा इंटू x होता था। अब नेक्स्ट डायग्राम एक ऐसा भी होगा, ये डायग्राम यहां पे ये मेरा x x डैश y y डैश, कोई पार्ट, ये मेरा पॉइंट A है और ये B है, यहां से यहां तक का जो एंगल होता है दिस इज ओमेगा टी। अब यहां पे पार्टिकल क्या किया है, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया है, A डैश से चल करके B पे गया है, तो ये मेरा फेज एंगल हो गया, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई। सो यहाँ का जो y होगा मेरा, ये y जो होगा y, दिस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है।
और प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और वही फेनोमेनन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट वेव है जो वेव के इक्वेशन को वैलिड करेगा। क्लियर है। जब प्रोग्रेसिव वेव को सुपरपोज करवाएंगे मींस सुपर इम्पोज करवाते हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और लाइट का ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन क्या था। अब सुपरपोजिशन का इक्वेशन हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर है। हमने लीड कर लिया यहाँ पे, ये एक S1 सोर्स है और दूसरा ये S2 सोर्स है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसे ले लिया, यहाँ पे तिरछा भी सीधा भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है, एक लाइट रे ऐसे गया, यहाँ से एक लाइट रे यहाँ गया और यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रहा है और ये जो मेरा है इस तरह से जा रहा है लाइट वेव, ये भी चलते चलते यहाँ पे पहुंच रहा है। हमने लीड कर लिया, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसमें फेज डिफरेंस फाई लीड कर लिया 0 है, इसका फेज डिफरेंस फेज एंगल हमने लीड कर लिया फाई है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो हमने लीड कर लिया लेट y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक जनरल इक्वेशन हम प्रूव कर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है अगर हम दोनों का फेज एंगल सेम ले लें, अगर यहाँ पर भी A यहाँ पर भी A तो भी एक इक्वेशन आएगा, लेकिन हमने फेज एंगल डिफरेंट लेकर के बता रहे हैं। अगर दोनों का सेम आएगा तो सेम इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन देगा दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो A1 इक्वल टू A2 कर देंगे। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर भी पाई का वैल्यू 0 कर देंगे, तब ये मेरा हट जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो तब भी हो जाएगा मेरा इक्वेशन। हम कंडीशन दिखाएंगे, अगर दोनों में फेज एंगल 0 है तो सिर्फ हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी A2 साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हो, फाई इक्वल टू 0 तो y1 हो जाता मेरा A1 साइन ओमेगा टी और y2 क्या हो जाता मेरा A2 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब दोनों को जोड़ते तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 आता, तो जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा मेरा, कॉमन आ जाता। यहाँ पे कंडीशन लगाते इफ A1 इक्वल टू A2 तो इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा 2A साइन ओमेगा टी। ये मेरा जनरल केस नहीं हुआ, ये स्पेशल केस का इक्वेशन है। बुक सब में यही इक्वेशन दे दिया है स्पेशल केस का। हम बता रहे हैं जनरल इक्वेशन मींस जब एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो, दोनों में फेज एंगल भी कुछ ना कुछ हो, तब क्या होगा, और इस इक्वेशन से सारा ये इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो y इक्वल टू अलजेब्रिक सम करेंगे। अभी हमने देखे थे इफ टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम सच दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल, मींस दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे y1 प्लस y2 तो y इक्वल टू आएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है। अब आप जानते हो साइन A प्लस बी का इक्वेशन होता है, हम पढ़े हैं पहले, साइन A प्लस बी का इक्वेशन होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। क्लियर है। तो हम यहां पे कर देते हैं y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन A प्लस बी, A के बदले में ओमेगा टी है और B के प्लस में पाई है, तो साइन A प्लस बी तो साइन A इंटू कॉस बी मीन्स कॉस फाइव प्लस A2 तो रहेगा ही साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी मीन्स साइन फाइव आएगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो इस दोनों में से यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा आएगा क्या, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर बचेगा a1 प्लस a2 cos फाइव प्लस a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब हम क्या करते हैं, इतना बड़ा चीज को भी कुछ लेट कर लेते हैं, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं। लेट a1 साइन a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू a cos फाइव, इसका नाम इक्वेशन 2 ले लिया, और a2 साइन फाइव इक्वल टू a साइन फाइव, इसका नाम इक्वेशन 3 ले लिया हमने। वेयर जहां a क्या है, वेयर a इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या होता है। अगर ये दोनों का वैल्यू आप इसमें पुट करते हो तो क्या आता है इक्वेशन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू आएगा, इसका वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा a साइन ओमेगा टी इंटू a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। क्लियर है? प्लस इसका वैल्यू यहां पे पुट करते हैं a cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्लियर है? अब आप देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वेशन पे आ गया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर है यहां तक? लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू पता नहीं है, अब इस a का वैल्यू पता कर लेते हैं हम, ये इक्वेशन 3 था, a का वैल्यू पता कर लेंगे तो इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा सुपरपोजिशन का इक्वेशन आ जाएगा। देखो आप एक सिंगल इक्वेशन के जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया, मींस y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अभी जब हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे एक इक्वेशन को a1 और a2 दोनों को इक्वल लेकर के, तो मेरा क्या आ गया था इक्वेशन, y इक्वल टू 2a cos 2a sin ओमेगा t आ गया था। अब यहाँ पर इस a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसका वैल्यू क्या होगा। कहे कि हमने यहाँ पे लेट किया है, इतना बड़े चीज को ये लेट किया है और a2 sin फाइव को a sin फाइव लेट किए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इस कैपिटल A का वैल्यू हमको निकालना है, मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, ये इक्वेशन को रहने देते हैं, मींस स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो यहां पे हो जाएगा मेरा a1 प्लस a2 साइन a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। क्लियर है? इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा 1 होगा। अब यहां से देखिए ये वाले में हम यहां भी a2 स्क्वायर है और यहां भी a2 स्क्वायर है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा मेरा क्या cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा
1 आएगा। सो a इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं तो ये मेरा सुपरपोजिशन का इक्वेशन आ जाता है। तो सुपरपोजिशन का इक्वेशन क्या होगा मेरा, फ्रॉम इक्वेशन 4 में अगर हम पुट करें सुपरपोजिशन का तो y इक्वल टू, यहां देखो a के बदले में क्या निकाले हम, रूट अंडर, a के बदले में आया है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये सब अंडर रूट में है। क्लियर है यहाँ तक, ये a का वैल्यू हो गया। और राइट साइड में क्या है मेरा, साइन ओमेगा t प्लस phi, where phi is the phase angle। this is the equation of superposition of two wave। ये मेरा सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव का इक्वेशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें देखते हैं स्पेशल केस क्या होगा। जो आपको स्पेशल केस का इक्वेशन जो अभी हम पीछे में डायरेक्ट बता दिए थे, दोनों का जब इक्वेशन, दोनों वेव का जब एम्पलीट्यूड सेम होता था या फेज एंगल 0 होगा, तब उस वक्त क्या होगा हम देखते हैं। मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला आ गया है, a इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1 हम बोलते हैं फॉर a मैक्स, a का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, a का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। a का इक्वेशन क्या है मेरे पास, a इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब a का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, तो a का वैल्यू मैक्सिमम तब आएगा जब cos phi का वैल्यू मैक्सिमम होगा और cos phi का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। अब देखो cos का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो cos का ग्राफ इस तरह से चलता है मेरा, इस तरह से cos का ग्राफ होता है ये। अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ तो 0 डिग्री में एक वैल्यू दिखा रहा है मेरा मैक्सिमम, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक वैल्यू मैक्सिमम दिखा रहा है, फिर यहाँ भी एक वैल्यू मैक्सिमम दिखा रहा है, यहाँ भी एक वैल्यू मैक्सिमम दिखा रहा है। इसका मतलब अगर हम फाई का वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री ले लें तो वैलिड नहीं होगा। मींस 0 डिग्री पर ठीक है मैक्सिमम होगा, लेकिन और अदर एंगल भी हो सकता है जिस वक्त cos का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसीलिए मेरा फाई का वैल्यू अगर हम निकालें यहां से, मींस cos phi इक्वल टू 1 के लिए हम लिख सकते हैं, cos 1 का लिख सकते हैं 2 पाई n। सो फेज एंगल इज 2 पाई n। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या होगा, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो n का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो फाई का वैल्यू 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री में 1 है। फिर n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आएगा, तो 2 पाई आएगा, 2 पाई का वैल्यू क्या है मेरा मैक्सिमम है, देख रहे हो। फिर अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई का भी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। अगर n का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 6 पाई का भी वैल्यू मेरा क्या है मैक्सिमम है। सिमिलरली 4 5 6 7 कुछ भी रखेंगे तो फाई का वैल्यू मेरा मैक्सिमम आएगा, मींस cos phi 1 आएगा। सो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फेज एंगल जो होगा मेरा कितना होगा 2 पाई n। दिस इज आल्सो कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या आएगा मेरा 2 पाई n आएगा। क्लियर है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस अब देखो यहाँ पे 2 पाई यहां से यहां तक के लिए मेरा कितना होता है पाथ डिफरेंस लेमडा। तो 2 पाई को हम लेमडा लिख सकते थे, ये मेरा क्या हो जाएगा n लेमडा। या अभी आपको रिलेशन बताए थे फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। क्लियर है, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स।
और यहाँ पे फाई के बदले में क्या लिखते हैं हम, 2 पाई n इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, 2 पाई कैंसिल, सो x इक्वल टू एन लेमडा, और x को ही हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है? मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई n होगा। सो ए मैक्स का जो इक्वेशन आएगा, दिस इज ए मैक्स। अब यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा मेरा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का हो जाएगा अंडर रूट का वैल्यू a1 प्लस a2, मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा मेरा a1 प्लस a2। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम ये भी कह दे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, देन a मैक्स का जो वैल्यू आएगा मेरा क्या आ जाएगा, 2a होगा। क्लियर है? फर्स्ट नंबर का स्पेशल केस क्लियर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर 2 का स्पेशल केस, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर का स्पेशल केस क्या होगा देखते हैं। 2 नंबर का स्पेशल केस हम देखते हैं। नंबर 2, फॉर ए मिनिमम के लिए मेरा कॉस फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए। अब देखो आप, -1 कहां कहां पे वैल्यू है, एक बार यहाँ पे -1 है, एक बार यहाँ पे -1 है, एक बार यहाँ पे -1 है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो -1 होगा। और ये एंगल मेरा 180 डिग्री है ना, फिर ये मेरा अदर एंगल इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। मीन्स आप एक सिंगल वैल्यू जानते हो कि cos 180 डिग्री पे -1 होगा, जरूरी नहीं है यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, जहां तक चलते जाएंगे वहां तक -1 वैल्यू देगा। इसीलिए -1 का एक फेज डिफरेंस वाले एंगल को अगर हम डिफाइन करें यहाँ से, cos फाई का जो वैल्यू चलेगा मेरा, cos यहाँ पे होगा 2n प्लस -1 इंटू पाई। क्लियर है? अगर हम लिखें फाई का वैल्यू लिखें, फाई इक्वल टू हम लिखें 2n प्लस -1 इंटू पाई, तो इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा मेरा, ऑलवेज वैल्यू -1 होगा। हम यहाँ चेक करके देखते हैं, n का वैल्यू बोले थे 0 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो। अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ फाई का वैल्यू पाई आएगा, नहीं तो -पाई आएगा। पाई और -पाई दोनों में cos का वैल्यू -1 होता है। अगर हम फाई का वैल्यू 1 रखते हैं तो 213 पाई, यहाँ पर 3 पाई का भी वैल्यू क्या है मेरा, -1 है, या यहाँ पे माइनस करते हैं तो पाई आता है, उस वक्त भी मेरा -1 ही होता है। अगर ये वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 पाई का भी वैल्यू क्या आएगा मेरा, -1 आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर हम 7 पाई नहीं लेकर के 3 2 जा 6, अगर यहाँ पे -1 करते हैं तो -1 करते हैं, 6 में से -1, 5 पाई का वैल्यू क्या आएगा, -1 होगा। तो ऑलवेज दिस वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, द cos फाई इक्वल टू ऑलवेज -1। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स ये इसको फेज डिफरेंस कितना आ गया मेरा, फेज डिफरेंस हो गया है मेरा, फेज डिफरेंस 2n प्लस -1 इंटू पाई। तो इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा मेरा, पाथ डिफरेंस 2n प्लस -1, पाई को लिख सकते हैं हम लेमडा बाय 2। क्लियर है? पाई क्या लिखा है, लेमडा बाय 2। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू 2 पाई x बाय लेमडा से। यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू लिखे 2n प्लस -1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई x बाय लेमडा। क्लियर है? 2 पाई x बाय लेमडा। फाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ से ये पाई पाई कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस -1, ये लेमडा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 2n प्लस -1 इंटू लेमडा बाय 2। सो ए मिनिमम का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ए मिनिमम का जो वैल्यू आएगा, ए मिनिमम
ए मिनिमम का वैल्यू क्या आया है, ए मिनिमम का वैल्यू आ गया है मेरा A1 माइनस A2। क्लियर है? तो यहां से रिलेशन चलेगा ए मैक्स बाय ए मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे एक क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ maximum and minimum amplitude is 3:1, then calculate the ratio of their amplitude। क्लियर है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ए मैक्स बाय ए मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3/1, और ये हम जानते होता है A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3A1 माइनस 3A2 इक्वल टू A1 प्लस A2। इसको इधर हम लाते हैं तो 2A1 इक्वल टू 4A2। सो A1 बाय A2 का जो वैल्यू आएगा मेरा 4/2। क्लियर है? 4/2 को लिख सकते हैं हम 2/1। सो A1 बाय A2 का जो आएगा 2/1, देयरफॉर आंसर इज 2:1। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। मींस मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो ए मैक्स बाय ए मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पे एक टर्म हम समझते हैं, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मींस लाइट का इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा उसको समझना है। मींस लाइट का इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा। पहले हम समझ लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लाइट के इंटेंसिटी को हमने डिनोट कर दिया I से। तो लाइट का इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ये होता है लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज called intensity of light। क्लियर है? मीन्स लाइट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या चलेगा, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। क्लियर है? एनर्जी का जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीन्स यूनिट एरिया से यूनिट सेकेंड में जितना लाइट इमिट होता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है और 1 सेकेंड में जितना लाइट इमिट करेगा वही लाइट का इंटेंसिटी कहलाएगा। कोई भी मेरा, अगर मान लीजिए कि ये मेरा इस तरह का एक प्रोजेक्टर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और यहां से t इक्वल टू 1 सेकेंड में जितना एनर्जी इमिट करेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मींस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी इमिट करता है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये कहता है intensity of light is directly proportional to a square of the amplitude। लाइट का इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चलेगा, इक्वेशन A स्क्वायर चलेगा। क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द
एम्पलीट्यूड। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं यहां पे देखते हैं जब दो लाइट रे ओवरलैप कर रहा है, हमने लेट कर लिया ये S1 है और ये लाइट सोर्स S2 है, यहां पे कोई भी पॉइंट P है, ये लाइट रे चल के यहां से यहां, ये यहां से यहां इस तरह से आ रहा है, फिर ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट किया और यहाँ का एम्पलीट्यूड A1 है, यहाँ का एम्पलीट्यूड A2 है। क्लियर है। दोनों के बीच का फेज एंगल हमने लेट कर लिया फाई है, दोनों वेव के बीच का फेज एंगल क्या है, फाई है। तो इसके लिए इक्वेशन y जो दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था a स्क्वायर इक्वल टू हम पढ़े अभी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर है। अभी हम डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेकर के देख रहे हैं। अब हमने लेट कर लिया S1 सोर्स का इंटेंसिटी I1 है, S2 सोर्स का इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मींस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। जब दो लाइट रे आपस में ओवरलैप कर रहा है तो उसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, उसी को कैलकुलेट करना है। जब दो लाइट रे आपस में ओवरलैप किया तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया है, a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और इसको हमने कैलकुलेट करके देखा था अभी। सिमिलरली जब दो लाइट रे आपस में ओवरलैप करेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, उसको कैलकुलेट करना है। देखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। अभी हम पढ़े इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, so I1 directly proportional to A1 square, so I1 equal to KA1 square, therefore A1 square equal to I1 by K। क्लियर है यहां तक, बताइए आप लोग। ठीक है। सिमिलरली अगर सेकेंड वाले का देखें I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, so I2 equal to KA2 square, therefore A2 square equal to I2 by K। सिमिलरली अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I होता तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, I इक्वल टू K स्क्वायर, देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल टू I बाय K। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है आपको, ये निकल गया। अब ये सारे का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, और a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, I बाय K। क्लियर है। a1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, I1 बाय K, प्लस a2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, I2 बाय K, प्लस 2 a1 a2 तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, I1 I2 बाय K स्क्वायर। अब K स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल, मींस K स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करते तो क्या आ जाता मेरा, ये cos फाई रहेगा। K स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करते तो क्या हो जाता, K कैंसिल, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाता मेरा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। ये मेरा cos फाई रूट के बाहर है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स। जब दो लाइट वेव आपस में ओवरलैप कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई, बट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया है मेरा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दोनों में देख रहे हो क्या डिफरेंस है, यहां पे मेरा सिर्फ I1 I2 में अंडर रूट है। देखते हैं यहां पे ये क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहां पे देखते हैं फॉर I max मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जिस वक्त cos फाई का वैल्यू 1 होगा, मींस cos फाई इक्वल टू cos 2 पाई n, देयरफॉर फाई इक्वल टू 2 पाई n। जब फेज डिफरेंस मेरा 2 पाई n होगा तो उस वक्त इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा,
और आई मैक्स का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2। दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। और इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और I मिनिमम, जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो उस वक्त इक्वेशन क्या होगा हम देखते हैं। जब इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होगा तो क्या होगा। फॉर I मिनिमम, फॉर I मिनिमम मीन्स I मिनिमम के लिए cos फाई का वैल्यू -1 आना चाहिए, तो पहले ही बता चुके हैं ये आएगा 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई। क्लियर है? तो I मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा मेरा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, -2 रूट अंडर I1 I2 मीन्स I मिनिमम का जो वैल्यू आएगा मेरा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स I मैक्स बाय I मिनिमम का जो वैल्यू आया है मेरा ये आया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, और इसको हम लिख सकते हैं नीचे वाले को I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है मेरा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो आज तक में आज जो हम पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं जरा देखते हैं, तब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा। हम पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं दो इक्वेशन पढ़े थे अभी हम। यहाँ पे एक इक्वेशन आया था मेरा A मैक्स बाय A मिनिमम का जो वैल्यू आया था मेरा A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2, और हम ये भी देखे थे अभी लाइट का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर कर दें, इसको हम लिख सकते हैं I मैक्स बाय I मिनिमम। क्लियर है? लिख सकते हैं यहाँ के रिलेशन से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2। क्लियर है? और दिस इज आल्सो रिटन एज रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन चलेगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। अभी जो हमने सुपरपोजिशन का पढ़े हैं, वेव का सुपरपोजिशन, इतना ही इक्वेशन आया है मेरे पास। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए HW, तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क। होमवर्क में ये क्वेश्चन है कि दो लाइट वेव आपस में ओवरलैप किया, एक लाइट वेव है दूसरा एक लाइट वेव है, किसी तरह का लाइट वेव है, एक का इंटेंसिटी I1 है दूसरे का इंटेंसिटी I2 है, I1 I है I2 4I है। तो कहता है दोनों आपस में ओवरलैप कर गया, ओवरलैप किया। तो पहला नंबर में पूछ रहा है I मैक्स बाय I मिनिमम का रेशियो क्या होगा। नंबर बी में पूछ रहा है A मैक्स बाय A मिनिमम का रेशियो क्या होगा बताइए। और नंबर सी में पूछ रहा है A1 बाय A2 का रेशियो क्या होगा बताइए। आप सोच रहे होंगे इसमें A1 कौन है A2 कौन है। दिस इज A1 एंड दिस इज बड़ा वाला A2 है, छोटा वाला A1 है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय।